नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा शासनकाल है कई सुधारवादी कदमों के लिए जाना जाएगा। आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत में ऐसे कानून हैं जिसमें कई पेचीदगियां हैं, कई गड़बड़ियां हैं, उसको हमने ठीक किया है, ठीक करना है। तो कश्मीर से जब 370 आर्टिकल वहाँ से हटाया गया, उसके बाद से ही सबकी निगाहें लगी हुई थी कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो जो दो महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाएगी उसमें पहला तो मंदिर निर्माण ये हो सकता है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है। और जो दूसरी जो चर्चा हो रही थी ये समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बहुत संभव है कि सरकार दिसंबर में ये बिल संसद में पेश करेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये समान नागरिक संहिता है क्या और इससे भारतवासियों को कितना फ़ायदा होगा और इसकी आवश्यकता है भी या नहीं है। दो खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ सहयोगी विद्या शंकर तिवारी जी हैं और प्रवीण कुमार जी हैं। सबसे पहले आप ही बताएं कि लोगों को बताएं कि पहले के लोग जानना चाहेंगे कि ये समान नागरिक संहिता है क्या। मतलब एक देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रख रहे हो, पंथ से ताल्लुक़ रखे हो, सब पे एक ही पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि अपने देश में जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भी ये मुद्दा उठा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन अब कहते ये हैं कि अंबेडकर, पंडित नेहरू और कई बड़े नेताओं के बीच में मतभेद की वजह से हिंदू कोड बिल तो बन गया, उसके लिए पर्सनल लॉ भी बन गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मुस्लिमों की बारी आई, खास तौर से अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की, तो उसको लेकर के मतभेद हुए। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद अलग अलग धर्म के आधार पे पर्सनल लॉ हो गए, ठीक है। तो उसमें भी उनका बहुत कुछ कोडिफाइड भी नहीं है। तो अब उससे गवर्न होने लगे। तो अब है क्या कि जैसे एक हिंदू का उदाहरण लीजिए, तो एक ही शादी कर सकता है और वहाँ पे है कि आप 4 विवाह तक कर सकते हैं। CRPC के जो सेक्शन 125 है जिसपे कि साहबानों केस हुआ, पूरा लड़ा गया, उसमें मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। तो हिंदू कोई महिला जाती है तो उसको 125 में मेंटेनेंस मिल जाता है। लेकिन यदि मुस्लिम महिला यही क्लेम करती है तो 125 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, तो राजीव गांधी सरकार ने पूरे कानून को ही पलट दिया था, यानी कि 125 उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये जो अलग अलग पंथ के लिए, धर्म के लिए अलग अलग जो नियम हैं और उसके बाद बच्चों को लेकर के वो सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के हो, सारे कानून खास तौर से पर्सनल जो लॉ है वो सब एक होंगे। भाई एक ही आप शादी कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ये यदि प्रतिबंध लगाती है, ऐसा कोई कानून लाती है कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे तो वो आप पे भी लागू होंगे। अभी क्या है कि अभी आप जो है 3 शादी करते हैं, 4 शादी करते हैं, कितना भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन का जो विस्फोट है वो कहाँ ले जा करके भारत को खड़ा करेगा। अभी तक 65% की यंग आबादी हम रखते रहते हैं कि एक दिन ये इतनी बड़ी समस्या भारत के लिए हो जाएगी। पॉपुलेशन का क्या संबंध है इससे? उससे कंट्रोल तो होगा ना, जब आपको ये लगाएगा कि आप 1 शादी करेंगे और कहाँ 4 शादी करेंगे या 3 शादी करेंगे, तो उसका सीधे पॉपुलेशन से मतलब नहीं है। नहीं, तो वैसे भी जो देखिए जनसांख्यिकीय अनुपात हम देखें, लिंगानुपात देखें, तो महिलाओं की संख्या तो वैसे भी कम है। कहीं ना कहीं उस लड़की की, औरत की शादी तो होगी ही। हाँ, नहीं तो कहीं ना कहीं होगी ना। अब एक ही व्यक्ति के परिवार में 25 लोग नहीं होंगे ना। आप इस बात को सोचिए ना, आप कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या कम है, इसका मतलब कुछ पुरुष बिना विवाहित भी रहते होंगे। आप यदि महिलाओं की संख्या कम है तो कुछ पुरुष बिना विवाहित, और एक घर में 25 बच्चे हों और ये 5 घरों में 2-2 बच्चे हों या 10 घरों में 2-2 बच्चे हों, दोनों में संतुलन नहीं दिख रहा। अच्छा, ये बताएं कि जहाँ की धर्म प्रधान देश भारत में धर्मनिरपेक्षता के आधार पे यहाँ घोषित किया गया, उस वक्त भी ये चर्चा चली, तभी जाकर के समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुआ। जहाँ शरिया कानून चलता हो, धर्म से लोग निर्देशित हों, धर्म द्वारा गाइडेड हों, वहाँ पे एक समान नागरिक संहिता आप ला दें तो क्या उचित होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में? अब देखिए, RSS बहुत अभी 2 दिन पहले उन्होंने क्लियर किया हिंदू राष्ट्र, और हिंदू से मतलब जो भारत में रहता हो, ठीक है, वो हिंदू हो गया। आप और डेवलप्ड कंट्री को देखिए, सिर्फ भारत में ही सारे नियम कानून क्यों लागू होते हैं कि हमारा ये पर्सनल लॉ हो गया और हमारा ये शरिया कानून ये कहता है। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं और ख़ास तौर से जो शिया मुस्लिम्स हैं वो ऑलरेडी स्वतः ही उन्होंने अपने ऊपर लागू कर लिया है। बस इसमें यदि कोई ज़रूरत है
तो सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि इसको जल्दीबाजी में ले आने या लागू कानून बनाने से पहले इस पे खूब बहस हो देश में। मुझे लगता है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, खास तौर से मुस्लिमों की तरफ से जो विरोध होता है, उनमें से भी पढ़े लिखे सारे लोग सामने आएंगे कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि वो जमाना गया। आप 21वीं सदी में है कि एक घर में 10 हाथ होंगे तो 10 कमाई होगी, 10 गुना कमाई होगी। वो गया जमाना। पहले एक ही बच्चा रखिए, 2 ही बच्चा रखिए, उनको पढ़ा लिखा करके अच्छा बनाइए, अच्छा नागरिक बनाइए। आबादी से, बहुत ज़्यादा आबादी से कोई बहुत अच्छा देश नहीं बन सकता। नहीं, ये चूँकि पॉपुलेशन वाला, ये हमें समझ में नहीं आया तर्क। चूँकि एक महिला अगर 2 बच्चों की माँ बनती है और सपोज कीजिए कि एक किसी मुस्लिम से शादी करती है, उसके 3 बीवियाँ हैं और कुल मिलाकर के 6 बच्चे हैं, यानी तीनों महिलाओं से 2-2 बच्चे अगर हैं, अगर वहाँ शादी नहीं होती, उस महिला की और शादी होती तो वहाँ भी उसके 2 ही बच्चे होते, तो पॉपुलेशन क्या पर। फिर आप उसी बात पे आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वैसे आप ना भी कहें तो भी देश में महिलाएं कम हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ा एक ऐसा भी वर्ग मिलेगा जिसकी शादी नहीं हो पाती है और उसके पास खूब संपत्ति है, वो संपन्न है, हरियाणा वगैरह में है, तो वो अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से पाल सकता है, पढ़ा लिखा सकता है। मैं एक द्रौपदी का नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने भर मीटिंग में एक भाषण में बोला था कि यदि मैं 10 भी बच्चे पैदा करता तो मैं 10 बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की स्थिति में था। लेकिन एक गरीब जो है, 1 बच्चा पैदा करता है, 2 बच्चा पैदा करता है, तो वो यदि उन बच्चों को अच्छा नागरिक नहीं बना सकता तो उसके दूसरा बच्चा पैदा करने का हक नहीं है। ठीक है, इस बात को उधर ले जाने के बजाय इसको ऐसे सोचा जाए कि जितने कम कंट्रोल्ड और आबादी रहेगी उतना ही अच्छा शायद उसका एजुकेशन होगा, पालन पोषण होगा। ठीक है, आप जो ये सोच रहे हैं कि मान लें कि 3 शादी या 4 शादी पे यदि 2-2 बच्चा पैदा करता है तो 8 बच्चे हो जाते हैं। 8 बच्चे को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? एक ही आदमी ना, यदि नहीं कमा रहा है तो। और यदि वही 4 शादियाँ अलग अलग लोगों से होती है तो एक व्यक्ति के कितने बच्चे हुए? 2 ही बच्चे हुए ना। तो इसको ऐसे सोचिए। जी। चलिए प्रवीण जी, ये बताएं कि मामला सिर्फ जनसंख्या विस्फोट तक ही है या फिर कोशिश होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके एक समुदाय विशेष पे नकेल कसने की? ये कोशिश तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये कोशिश है। आप देखेंगे कि ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत लंबे समय से चला रहा है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, राम मंदिर का मुद्दा, ये इनके मैनिफेस्टो में है और वो मैनिफेस्टो को मतलब पूरी तरह से पालन करना चाहते हैं। पहली बार सरकार बनी मोदी की, तो उसमें उन्होंने सब चीज़ों को देखा, परखा, समझा और जब दूसरे टर्म में आए तो उनको लगा कि भाई अब ये सब पूरा करना पड़ेगा। हम ये भी अभी आपको याद दिला दें, क्योंकि आज ये भी बयान आया है उद्धव ठाकरे का कि बाला साहब का एक सपना तो पूरा हो गया, 370 हट गया वहाँ से, कश्मीर से। एक दूसरा उनका और सपना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, मुख्यमंत्री का तो उन्होंने कह दिया, वेट कीजिए अभी अपने बेटे को। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुख्यमंत्री तो खैर बाला साहब नहीं चाहते थे बनना, वो चाहते तो बन जाते उस वक्त। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक दूसरा सपना उनका है। उद्धव ठाकरे का बयान भी आया है आज, तो इससे तो तय है कि सरकार लाएगी निश्चित तौर पे। लाना तो है। तो फिर अपने सवाल पे हम आते हैं। नहीं, इसको पूरा भी करेंगे, ये इसको लागू भी करेंगे। जैसे कि कश्मीर का मुद्दा इन्होंने पूरा किया, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करेंगे, हर हाल में करेंगे। नहीं तो वो हासिल क्या हो गया, क्या लगता है? क्या नहीं, उनके जो लड़ाई 80-20 की है, मतलब 80% हिंदू, 20% मुस्लिम। अब 20% मुस्लिम का अलग कानून होगा और 80% का अलग कानून, ये नहीं चाह रही है बीजेपी। ठीक है ना? ये तो बार बार, जैसे मोहन भागवत ने अभी कहा विजयादशमी के दिन कि एक पंथ, एक प्रधान, एक विधान, कि 80% लोगों पर 20% का अलग कानून कैसे हो, ये इसको जस्टिफाई करने के लिए ये चाह रहे हैं कि इसको लागू करेंगे। जी, मैं आपको बताता हूँ। आप पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि आप जो है अपनी आबादी 20 करोड़ 22 करोड़ से बढ़ा करके और आप तो ले जाएं 50 करोड़ और हिंदू जो है कंट्रोल करके बैठा रहे, वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। तो फिर एक दिन क्या स्थिति पैदा होगी? फिर एक जो बीजेपी का तर्क है, ये मेरा तर्क नहीं है, फिर एक और पाकिस्तान बनने की बारी आएगी, फिर अलग से आवाज़ उठेगी। ठीक है ना? तो यदि पॉलिटिकल मतलब जानना चाहते हैं, सियासी मतलब जानना चाहते हैं, तो वो ये क्लियर कट समझिए कि ये मकसद हो सकता है। और दूसरा जो है देश के डेवलपमेंट और बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा मसला समझिए। तो वैसे भी यदि तार्किक दृष्टि से देखेंगे तो एक देश में एक कानून तो होना ही चाहिए, काहे को धर्म। जी। तो प्रवीण जी, तो बड़ी अच्छी सोच है फिर बीजेपी की। नहीं, बहुत शुभ सोच। क्या देखिए, अच्छी सोच है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है ना? लेकिन ये जो है, ये अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए ये काम कर। वोट बैंक तो पहले से है। नहीं, लेकिन नहीं, अभी देखिए अटल जी की सरकार बनी थी, तो हिंदू एक इकट्ठे नहीं थे,
लेकिन अब जो ऐसे ऐसे ये कश्मीर का मुद्दा हो गया या राम मंदिर का मुद्दा होने वाला है, ट्रिपल तलाक हो गया, तो अब हिंदू संगठित हो रहे हैं। और ये बीजेपी को लगता है, मोदी सरकार को लगता है कि इन सब मुद्दों को उठा के ही हम हिंदुओं को एकजुट कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर जनसंख्या नियंत्रण यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ये तो स्वागत योग्य मुझे नहीं लगता है कदम। कि जनसंख्या नियंत्रण का कोई मसला नहीं है। आरएसएस के कुछ लोग और दक्षिणपंथी कुछ लोग हमेशा कहते हैं, हिंदुओं को उकसाते हैं कि आप लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ये तो हमेशा कहते रहे हैं। इस तरह भी है। नहीं, कहने से क्या होता है, आप देखिए ना, जब पढ़ा लिखा वर्ग, सिर्फ हिंदू पे नहीं आ रहा हूँ मैं, ईसाइयों पे भी जा रहा हूँ मैं, जैनिश पे भी जा रहा हूँ। जो पढ़ लिख जाएगा वो हमेशा परिवार को छोटा रखेगा, बेहतर परवरिश उसकी आकांक्षा होती है। बिल्कुल। अब मैं इसमें प्रोग्रेसिव मुस्लिमों को भी देख रहा हूँ, ठीक है। वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके आबादी जो है, परिवार की आबादी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि उनको पढ़ाने लिखाने में, पालन पोषण करने में, एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने में और पालन पोषण करने में महानगरीय जीवन में, बिल्कुल सही है। एक डॉक्टर बनाने में 2 करोड़ का खर्च है। तो जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, देखिए, इस देश की व्यवस्था को, बेशक आलोचना इसकी कर ली जाए, देश की व्यवस्था को 2 ही तरीके से ठीक की जा सकती है। एक तो किसी तरह से सबको एजुकेशन मिल जाए। जिस दिन एजुकेशन मिला उस दिन काफ़ी हद तक ये गैप मिट जाएगा कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग का एक कुनबा हो जाएगा। पढ़ा लिखा पढ़े लिखे की तरह सोचेगा, ठीक है ना। और दूसरा ये, मान लें कि उससे बात ना बन पा रही हो, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर शुरुआत कहाँ से, कहीं से तो शुरुआत होगी। तो मुझे एक समाजवादी नेता, क्या लेफ्टिस्ट नेता से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम भी इसका विरोध नहीं करते हैं, ये होना चाहिए, लेकिन बस इसमें यह है कि सहमति बना करके हो, इसको दबा करके ना हो, और इस पर खूब बहस हो। तो मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ, खूब बहस होनी चाहिए। तो चलिए, एक बहस की शुरुआत तो निश्चित तौर पे होगी। और वैसे भी मोहन भागवत ने भी स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, हम जो भी बात कहते हैं, चाहे संघ की तरफ से या फिर जो अभी सरकार है सत्ता में, कोई छुपी हुई बात नहीं करते। ये तो पहले से स्वघोषित एजेंडा है। ये पहले से जगजाहिर है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भी आता है। 370 हटाने की बात थी और उसी के नक्शे कदम, उसी के तहत, बल्कि यूँ कहें अपनी घोषणा के अनुसार ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो बहुत संभव है कि दिसंबर के महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिल हम लोग संसद में देखें और एक नई बहस की शुरुआत देश में होगी। ये बिल्कुल तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।